हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन पॉइंट में, जहां पर हम कर रहे थे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या ज़्यादातर बच्चों के अंदर बहुत कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन भी होता है यहाँ पर कि यार रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको इस वीडियो की मदद से दूंगा। क्लियर, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, क्लियर, या फिर रेजिस्टेंस की, तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। Resistance of conductor is directly proportional length of the conductor. Clear? When length of the conductor increases, then resistance of the material is also increases. Clear? अच्छा, बहुत बढ़िया। हम ये भी जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स थिकनेस, मोटाई। क्लियर? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी वायर का बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। क्लियर? इन दोनों की बात मैं कर चुका हूं पार्ट 6 में। क्लियर? पार्ट 6 जहां पर हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्लियर? उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे टाइप भी कर सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बाय आर के एजुकेशन पॉइंट। ओके, चलिए देखिए। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, क्या करें भाई, कंबाइन करें, तो आपको कुछ ये मिलेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ये हमारी इक्वेशन बनती है। समझ में आया? देखो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्लियर? अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब हमें हटाना है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। क्लियर? तो लेट्स से यहाँ पर मैंने कांस्टेंट लिखा R इक्वल टू रो L अपॉन A, R इक्वल टू रो L अपॉन A। क्लियर? अब मुझे इस कांस्टेंट को पढ़ना है, इसकी स्टडी करनी है, तो मैं क्या काम करूंगा, A को उधर फेंकूंगा, L को नीचे फेंकूंगा, तो रो मुझे मिलेगा R A अपॉन L, R A अपॉन L। क्लियर? R A अपॉन L। तो इस कांस्टेंट को क्या कहा गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्या कहा गया भाई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं। क्लियर? इसका नाम क्या पढ़ेंगे हम, RHO, रो वो वाला रो नहीं, RHO, इसको पढ़ेंगे RHO, रो। क्लियर? ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है और इस कांस्टेंट को, इस रो को इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, और थोड़ा ध्यान से, और देखो ध्यान से, अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इफ एरिया जो है वो 1 यूनिट स्क्वायर हो जाए, 1 यूनिट स्क्वायर हो जाए, यूनिट मतलब भाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है, यूनिट है। तो लेट जैसे 1 मीटर स्क्वायर, और अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर हो जाए, तब जो रो होगा वो R के इक्वल आ जाएगा। देखो ध्यान से, A के प्लेस में मैं 1 मीटर स्क्वायर डाल दूं, यहाँ पर 1 मीटर, तो 1 से 1 खत्म, तो यहाँ पर रो R के इक्वल आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी, क्लियर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की, क्लियर, किसी भी मटेरियल की, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर या मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, जो हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखनी है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है किसी भी मटेरियल का इज इक्वल टू, वो इक्वल होगा रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल के, अगर उस मटेरियल की लेंथ को हम 1 मीटर बना दें, उस लेंथ को 1 मीटर बना दें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर बना दें, तब जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। तब जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं रो से।
क्लियर, नोट करो पहले, और थोड़ा समझाऊंगा रेजिस्टिविटी के बारे में। क्लियर, अभी नोट करो पहले। क्लियर, नोट हो गया। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जो रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल का, वो लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी जब ही आएगी जब एरिया और लेंथ 1 मीटर या 1 यूनिट हो जाए। मतलब ये कि रेजिस्टिविटी जो है वो एक परफेक्ट कांस्टेंट है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ डिपेंड करेगी नेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपने कौन से मटेरियल का नेचर लिया, कौन से मटेरियल लिया है। जिंक की अलग रेजिस्टिविटी होगी, एल्यूमिनियम की अलग रेजिस्टिविटी होगी। क्लियर, हर एक मटेरियल की अलग रेजिस्टिविटी होगी, लेकिन वो जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, हर एक मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। क्लियर, और वो रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा। क्लियर, मैं एक एग्जांपल से आपको, जो मैंने बोला मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, पहले इसको नोट कीजिए, हटाएं इसको। देखें, एक एग्जांपल से देखते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, आपको फट से समझ में आ जाएगा जो मैंने बोला। क्लियर, मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है। आपके पास क्या है? एक वायर है। ये मान लीजिए आपके पास एक वायर है L1 लेंथ का और A1 थिकनेस का, ठीक है, और ये कॉपर का वायर है, ये आपके पास है। क्लियर? अच्छा, मेरे पास भी एक वायर है, मेरे पास भी क्या है? एक वायर है। मेरे पास ये रहा वायर, देखो, L2 लेंथ का और A2 लेंथ का, ये मेरे पास है। क्लियर? अच्छा, ये भी कॉपर का है। क्लियर, आपके पास एक वायर था L1 लेंथ का और A1 एरिया का और आप कॉपर का, और मेरे पास ये वायर था। दोनों ने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। क्या लगाई? 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, 6 वोल्ट। क्लियर, 6 वोल्ट की क्या लगाई? बैटरी लगाई। बहुत बढ़िया। क्लियर, आपने मेजर करा, आपने क्या मेजर करा? अमाउंट ऑफ करंट बाय एमीटर, कि भाई मेरे वायर से कितनी करंट फ्लो कर रही है, और मैंने भी क्या काम करा? एमीटर से करंट देखी। क्लियर, लेट्स से कि आपके पास जो वायर में करंट फ्लो करी गई वो करी गई 2 एम्पियर की, और वोल्टेज कितना लगा रखा था आपने? 6 वोल्ट का। मेरे में करंट आई 6 एम्पियर की, और वोल्टेज कितना था? 6 वोल्ट का। क्लियर, ये वाली बात समझ में आई? देखो, आपके पास एक वायर है और मेरे पास भी एक वायर है, लेकिन दोनों का फर्क क्या है? लेंथ और थिकनेस का अंतर है। आपने बैटरी सेम लगाई, मेरी जितनी ज़्यादा, मैंने भी 6 वोल्ट की लगाई है और आपने भी 6 वोल्ट की लगाई है। क्लियर, आपने देखा कि जो करंट एमीटर दिखा रहा है 2 एम्पियर का, मैंने देखा 6 एम्पियर का। आप कहोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, और R मेरा आया 3 ओम। भाई लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, और R आपका आया 3 ओम। वहीं अगर मैं यहाँ पर देखूँ V इक्वल टू आई आर और R मेरा आया 1 ओम। ठीक है, आप ये कहोगे कि कॉपर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 3 ओम है। आप कहोगे कि यार मेरे पास एक वायर है और मैंने जब करंट मेजर करी तो मेरे कॉपर का जो वायर आया, जो कॉपर का रेजिस्टेंस आया, उसका 3 ओम है। क्लियर, लेकिन मैं ये कहूँगा नहीं भाई, कॉपर का रेजिस्टेंस तो 1 ओम है। क्लियर, मतलब क्या हुआ इस एक्टिविटी से? इस एक्टिविटी से मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर, लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। आपका वायर का अलग रेजिस्टेंस आया, मेरे वायर का अलग रेजिस्टेंस आया। क्लियर, जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होंगे। एक कॉपर का, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बकवास मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है। कॉपर का जो कॉपर है उसका कितना भी रेजिस्टेंस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा पैरामीटर्स पर। अगर मैं लेंथ बढ़ाता ही चला जाऊं, बहुत लंबा वायर ले लूं, तो रेजिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा। क्लियर, सो कॉपर का एग्जैक्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि मैं ये कह दूं कि कॉपर का ये रेजिस्टेंस और वही रेजिस्टेंस होगा हर एक वायर में। नहीं, कॉपर जो है वो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है इस केस में क्या रहेगी? आपकी जो रेजिस्टिविटी होगी आपके वायर की और मेरे वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती।
लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि लेंथ और एरिया पहले ही कांस्टेंट हो गए हैं। तो आपका केस हो, आपका वायर हो या मेरा वायर हो, रेजिस्टिविटी सेम आएगी। क्लियर? तो हम ये नहीं कहेंगे क्या, अच्छा सॉरी, क्लियर हुआ, समझ में आया? रेजिस्टिविटी का फंडा क्लियर होता है। क्लियर हुआ? तो हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कॉपर वायर की कितनी रेजिस्टिविटी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि कॉपर का कितना रेजिस्टेंस है, तो बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कॉपर का कितनी रेजिस्टिविटी है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है। क्लियर? आप बता सकते हो कि कॉपर का कितना रेजिस्टिविटी है। क्लियर? सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, अपने चारों तरफ देखें, तो हमारे पास बहुत तरीके के मेटल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स हैं, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे मेटल्स हैं। क्लियर? लेकिन आपको ये पता लगाना है कि कौन कितना अच्छा कंडक्टर है, कौन कितना अच्छा कंडक्टर है। तो वो आप कैसे पता लगाओगे? क्लियर? क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है, वो तो वेरी कर जाएगा अगर आप लेंथ और एरिया को बदल दो। तो वो आप बताओगे रेजिस्टिविटी की मदद से, वो आप बताओगे रेजिस्टिविटी की मदद से। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दी गई है, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगी वो टेबल। उस टेबल में दिखाया गया है कि ये मटेरियल्स है। क्लियर? और यहाँ पर कंडक्टर, फिर उसके बाद अलॉय, फिर उसके बाद इंसुलेटर दिए गए हैं, और उनके सामने रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ दी गई है। इन वैल्यूज़ का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से, इसको हटाएं, नोट कर लिया? अच्छा, देखें ध्यान से। क्लियर? सो अगर आप इस टेबल में ध्यान से देखें कि जो कॉपर का सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी दी गई है वो है 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 ओम मीटर, और जो कॉपर की रेजिस्टिविटी दी गई है वो है 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 ओम मीटर। इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सिल्वर का वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तब जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 ओम होगा। ये इसका मीनिंग है इस स्टेटमेंट का, इस वैल्यू का ये मीनिंग है कि अगर कोई कॉपर वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो जाए और जिसकी थिकनेस 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तब जो रेजिस्टेंस आएगा उस कॉपर वायर का वो इतना होगा। वहीं अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें कि अगर मान लीजिए कोई कॉपर का वायर है, ये सिल्वर है और ये कॉपर, ये क्या है? कॉपर, और जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसकी थिकनेस 1 मीटर स्क्वायर है, तब जो कॉपर का वायर होगा उसका रेजिस्टेंस 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 ओम होगा। क्लियर? तो रेजिस्टिविटी हमें क्या बताती है? रेफरेंस। क्लियर? हमें ये बताती है कि कौन कितना अच्छा कंडक्टर है। तो इन दोनों वैल्यू से, रेजिस्टिविटी की इन दो वैल्यू से आप ये बता सकते हो कि सिल्वर अच्छा कंडक्टर है या कॉपर। तो बेसिकली सिल्वर जो है वो कॉपर से अच्छा कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी मीन्स रेजिस्टेंस कम है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस घट गया तो करंट बढ़ जाएगी। क्लियर? सो वो जो टेबल आपको दिखाई गई है, ये जो टेबल आपको दिखाई गई है, ये जो टेबल है, ये हमें बेसिकली क्या बताती है कि कौन सा कंडक्टर कितना अच्छा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? वहीं अगर आप इस टेबल को बहुत बारीकी से और ध्यान से देखें तो जो अलॉय हैं उनका जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर। मतलब क्या हुआ? वो बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वहीं अगर आप चले जाओ इंसुलेटर्स में तो उनका तो और ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, मतलब वो तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा। क्लियर? किसी भी मटेरियल का कोई एग्जैक्ट रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। हर एक मटेरियल की एक कांस्टेंट रेजिस्टिविटी है। हर एक मटेरियल की, फिर से सुनिए मेरी बात को, हर एक मटेरियल की एक कांस्टेंट रेजिस्टिविटी है। इसीलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हर एक मटेरियल का एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
और वो कब आता है, जब हम लेंथ को एक यूनिट कर दें, एक यूनिट कह लो या एक मीटर कह दो, और एरिया को एक यूनिट स्क्वायर कर दें या 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तब रेजिस्टिविटी आएगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? समझ में आया रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में अंतर क्या है? क्लियर, बड़ी पतली सी लाइन का अंतर है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। समझ में आया दोस्तों? क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। क्लियर, वैसे आपको यहाँ पर इसकी यूनिट दिख रही है ओम मीटर, तो लेकिन इसको थोड़ा और समझा भी देते हैं आपको ये यूनिट कैसे आई। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करते हैं और एक बहुत ही बढ़िया सी लाइन भी लिख देते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की। क्लियर, हटाए इसको, चलिए नोट कर लिया। हाँ, तो देखो जरा, तो अगर आप ध्यान से देखें, जो हम लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्लियर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल does not depend on, does not depends on length and area of cross sectional, area of cross sectional of material। क्लियर, ये वाली बात समझ में आई कि जो रेजिस्टिविटी होगी या जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो बेसिकली किस किस पे, लेंथ पर और मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। क्लियर, हर एक मटेरियल का अलग रेजिस्टिविटी होगी क्योंकि हर एक मटेरियल का अलग रेजिस्टेंस होता है। क्लियर, रेजिस्टेंस मींस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ओके, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिपेंड्स ऑन, वो सिर्फ डिपेंड्स करेगी, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगी। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, अलॉय और आपके इंसुलेटर्स, इन सब का अलग रेजिस्टिविटी है। क्लियर, इस लाइन को भी याद रखिएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशंस मैंने आपको लिखवा ही दी, ये इसका फॉर्मूला है जहाँ से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्लियर होती है। ठीक है, रो इज इक्वल टू आर व्हेन ए एंड लेंथ बिकम यूनिट, 1 यूनिट। ओके, अच्छा, तो इसकी हम बात करते हैं यूनिट की। ओके, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यूनिट की बात करें, हटाएं इसको, हटाए भैया, हटाए, हटाए, चलो हटा रहे हैं, हटाए, हटा, हटा, चलो हटा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। क्लियर, बात करते हैं इसकी यूनिट की। क्लियर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, भाई इसकी यूनिट क्या होगी, है ना? यूनिट तो होती है ना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो इसके यूनिट देखें जरा क्या है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, सो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर की यूनिट क्या होती है? ओम। ए की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्लियर, मैं मीटर ले रहा हूं, आप सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, आप mm भी ले सकते हैं, आप किलोमीटर भी ले सकते हैं, आप जो चाहे ले सकते हैं, लेकिन यूनिट लेंथ की ही रखना, मतलब एरिया की रखना, सॉरी एरिया की रखना। और एरिया की यूनिट क्या होती है? यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर। अब वो यूनिट क्या हो सकती है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, mm। ठीक है, अच्छा, लेंथ की यूनिट हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? मीटर। अगर भाई ये मीटर में ले रहा है तो नीचे वाला भी मीटर में ले, अगर ये मीटर में ले रहा है तो नीचे वाला भी मीटर में ले, अगर ऊपर वाला सेंटीमीटर में तो नीचे वाला भी सेंटीमीटर में ले। याद रख इस बात को। क्लियर, अच्छा, m से m गया तो रेजिस्टिविटी की यूनिट देख क्या बहुत खूबसूरत सी आई, ओम मीटर। क्या आई? ओम मीटर, ओम मीटर। क्लियर, समझ में आया? ये हो गई हमारी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में अंतर क्या है? क्लियर, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर, वो इंडिपेंडेंट है लेंथ और एरिया पर। जो रेजिस्टेंस है वो नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी भी नेचर पे डिपेंड करती है।
क्लियर हुआ, समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। अच्छा, तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट। ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया, उसको रो से डिनोट करते हैं। ओके, और उसका डिफरेंस क्या है रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का, ये भी मैंने आपको बता दिया, उसकी यूनिट भी मैंने आपको बताई। अब हम बात करेंगे कुछ लाजवाब क्वेश्चंस की जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्लियर? सो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर? ये 3 क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। क्लियर? एक बार क्या काम करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। चलिए, हो गया? देखिए जरा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। सो एल की वैल्यू आपको दे रखी है 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर? हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, एल पता है, ए पता है, आर पता है। क्लियर? ए मीन्स कैपिटल ए, क्लियर? ए मीन्स कैपिटल ए, और रो आपको निकालना है। रो मीन्स रेजिस्टिविटी आपको निकालना है, तो रोने की कोई जरूरत ही नहीं, आसान सा क्वेश्चन। क्लियर? अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये मीटर तो ये भी मीटर, ये मीटर तो ये भी मीटर में होना चाहिए, तो है। आगे बढ़ते हैं। सो वी नो दैट, हम ये जानते हैं, पता नहीं हम क्या क्या जानते हैं, बट फिर भी हम जानते हैं कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो R है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, रो हमें निकालना है, L है 2, A है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। इसको उधर फेंको, इसको नीचे फेंको। सो रो मुझे मिला 2 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, एक सेकेंड, हाँ, इंटू 10 की पावर माइनस का 2 डिवाइड में 2। ये वाली बात समझ में आई? देख, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और 2 नीचे डिवाइड में चला गया। 2 से 2 गया तेल लेने। सो रो मुझे मिला 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 ओम मीटर। क्लियर? माइनस का 8 ओम मीटर। क्लियर हुआ? आसान था क्वेश्चन, था बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नोट करो जल्दी से। क्या कह रहे हो, वीडियो से हट जाए? हट गए? चलो लो, हट गए, लो भाई लो, हट गए, वीडियो से हट गए हम। नोट करो, छापो, छाप लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हटाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। एक 6 ओम का रेजिस्टेंस था, सॉरी, 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल अप बाय फोल्डिंग, मतलब उसको फोल्ड कर दिया गया। तो कैलकुलेट करो नया रेजिस्टेंस क्या होगा आफ्टर फोल्डिंग। ठीक है, समझाते हैं। मान ले ये एक वायर था ऐसे करके, क्लियर, और इसका रेजिस्टेंस था 6 ओम। मान लो इसकी लेंथ थी L1 और इसकी एरिया मींस थिकनेस था A1, और इसका रेजिस्टेंस विच इज R1 आया 6 ओम, ये गिवन है। ठीक है, अब उसने क्या करा, इसको वायर को हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। हमने क्या काम कर दिया, छोटा वायर बन जाएगा। जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो छोटा वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा अच्छी तरीके से समझाते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा, यूं करके लेंथ जो है वो घट जाएगी, जो लेंथ है वो घट जाएगी, और जो एरिया है मीन जो A2 होगा वो बढ़ जाए। तो आपको ये बताना है कि R2 कितना होगा, आपको ये बताना है R2 कितना होगा। क्लियर? ध्यान सुनिए, 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल अप बाय फोल्डिंग, उसको दुगना कर रहे हैं। तो मतलब ये कि जो लेंथ होगी, क्लियर, जो L2 होगी वो क्या हो जाएगी, L1/2। भाई जब हमने वायर को ऐसे करके फोल्ड करा तो वो पहले मान लो 1 मीटर का था, तो जब हमने उसे फोल्ड करा तो कितना हो गया, 1/2 मीटर, आधा हो गया ना। तो यहाँ पर मान लो L1 का था, तब हमने इसको फोल्ड करा तो ये L2 आया, और L2 कितना है, L1/2। ठीक है, मैं ऐसे करके एक वायर है, तो तू ऐसे करके मोड़ेगा तो ऐसे ही तो मोड़ेगा कि बिल्कुल ऐसे करके सटीक बैठे। तो ये कितना होगा, 1/2, 1/2 मीन्स L1/2।
आया? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसका जो एरिया है, जो थिकनेस है, वो ट्वाइस बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी। देख पहले ये था ऐसे करके, अब ये ऐसे यूं करके मोड़ दिया, यूं करके, तो ये कितनी हो गई अब? ए मीन्स 2a। कितनी हो गई? 2a। सो a2 कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a1। a2 कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a1। ये वाली बात समझ में आई? बड़ी टिक कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। क्लियर? तो जब हमने वायर को मोड़ा तो लेंथ आधी हो गई और जो एरिया दुगना हो गया। तो जब आप पहले वाले केस में अगर आप देखें तो R1 किसके इक्वल होगा? रो L1 अपॉन A1। भाई रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, वो तो बदलने की नहीं। R2 कितना होगा? रो L2 अपॉन A2, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कीजिए, दोनों को क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए, तो आपको मिलेगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू रो से रो कैंसिल, रो से रो कैंसिल। अच्छा, तो आपको मिलेगा L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2। ये वाली बात क्लियर हुई? L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2। A1 की वैल्यू कितनी है? 6। R2 की वैल्यू निकालनी है, R2 की वैल्यू हमें क्या करनी थी? निकालनी है। अच्छा, L1 कितना है? L1 नहीं पता, L1 है, A1 है। A2 की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस ऑफ A1। और L2 की वैल्यू कितनी है? A1 L1/2। क्लियर हुआ? L1/2। तो 6 अपॉन R2, L1 से L1 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 4/1। क्या बन जाएगा? 4/1। तो R2 की वैल्यू मुझे मिली 6/4 विच इज़ 1.5 ओम। मतलब कि जो R2 है वो मुझे मिला 1.5 ओम। 1.5 ओम मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम से 1.5 ओम हो जाएगा अगर आप वायर को लपेट रहे हो, फोल्ड कर रहे हो दुगना करने के लिए। क्लियर हुआ? छापो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हट गए जी। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से वीडियो का, वो तो अपने स्क्रीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हटाएं, चलो। फॉर्मूला यही यूज हो रहा है। क्लियर? फॉर्मूला यही यूज हो रहा है। हाँ भाई। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 1 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है, एंड 0.5 mm डायमीटर। मीन्स ये डायमीटर दे रखा है विच इज 0.5 mm। इफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, अगर कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 ओम मीटर है, तो आपको R निकालना है। ठीक है? अच्छा, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से समझो इसको। अगर आप ध्यान से देखें, ओ इसमें क्या है? मीटर है, इसमें क्या है? mm है, और इसमें किलोमीटर है। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? इन दोनों को मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है? बदल दो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्लियर? और 1 mm में 1/1000 मीटर होते हैं। तो 0.5 में कितने होंगे? 0.5। तो ये मुझे मिला 0.0005 मीटर। समझ में आया कैसे चेंज करा? 0.0005 मीटर, तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया तो 4 0 हो जाएंगे, तो 4। क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, समझ में आया? क्लियर? चेंज करा और कुछ नहीं करा बस। अच्छा, तो देखो L जो आया वो ये रहा, D ये रहा, रो ये रहा। लेकिन ध्यान से सुनना जरा, जो फॉर्मूला है वो है R इक्वल टू रो L अपॉन A। आपके पास रो गिवन है, L गिवन है, लेकिन A अभी भी गिवन नहीं है, डायामीटर गिवन है। ये वायर है, इसका ये डायामीटर गिवन है, A नहीं गिवन। तो A कैसे गिवन करेंगे? एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का क्या हो रहा है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए ये सर्कल में है ना, तो पाई आर स्क्वायर, तो D दे रखा है, R निकाल लोगे। देखो जरा ध्यान से भाई, R निकालना है आपको। ठीक है? जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर के। किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि सर्कुलर है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? D/2। R के किससे आएगा? D/2।
तो 0.0005/2 मीटर। तो एरिया मुझे कितना मिला? एरिया मुझे मिल जाएगा पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू 0.0005/2 होल स्क्वायर। क्लियर? ये मेरा एरिया हो गया। अब मेरे पास एल है, ए है, रो है, सारी वैल्यूज डाल दो, रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो आर इक्वल टू रो की वैल्यू आई मेरी 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। एल मुझे दे रखा है 1000 डिवाइड में, यहाँ पर मुझे मिला 3.14 इंटू 0.0005 इंटू 0.0005 डिवाइड में 2 2 जा 4। क्लियर? इसको सॉल्व कीजिए, एक बार सॉल्व कीजिए इसको, देखिए ज़रा ध्यान से कैसे करेंगे। सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 3 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 5। ठीक है? अच्छा, तो ये वाला 0 भी कैंसिल, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 4। तो ऊपर में जो बचा 17 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू 4 डिवाइड में 314 इंटू 0.0005 इंटू 0.0005। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर पॉइंट निकाल के ऊपर 0 फेंक दो। सो आर की वैल्यू मुझे मिली 17 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 यहाँ 4 यहाँ, तो माइनस का 8 ऊपर जाएगा, माइनस का 8। ठीक है? देखो ध्यान से, 4 0 तो 10 की पावर प्लस का 8, प्लस का 8। ठीक है? नीचे मुझे मिलेगा 314। इसको सॉल्व करो एक बार। 2 से ये कैंसिल, 157, ये क्या 4, 157, 1734 17 करना जरा मल्टीप्लाई। 34 डिवाइड में 157 34 8 6.5 ओम, 86.5 ओम। क्लियर? इतना आंसर आएगा 86.5 ओम। थोड़ा सा मैंने अप्रॉक्स करा है। क्लियर? एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, यही आएगा 86.5। क्लियर? क्या काम करा देखो, 17 इंटू 2 34 और डिवाइड में 157, तो वो 8 टाइम जा रहा है, 86.5 टाइम जाएगा, इंटू 4 कर देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। ओके? अच्छा, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो याद रखिएगा, डायमीटर जब दे रखा हो तो आर निकाल लो, फिर एरिया ऐसे निकलेगा पाई आर स्क्वायर से, और फिर पुट करो फॉर्मूले में। ये नहीं कि डी दे रखा हो डायरेक्ट पुट करके बैठ जाओ कि ए पता है बस छुट्टी हो गया भैया क्वेश्चन, नहीं, ऐसे नहीं करना। क्लियर? डी अगर पता है तो आर निकालना पड़ेगा, वो जानती हो तुम, d/2 से, और फिर एरिया निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, नोट करिए जल्दी से। हट जाते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले। सो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्लियर? रेजिस्टिविटी के ऊपर। A piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of wire in new situations. क्लियर? एक बार ट्राई कीजिए खुद से, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब है, मजा आ जाएगा तुम्हें। क्लियर? अच्छा, हो गया? चलो देखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले क्या है। देखो, क्वेश्चन का मीनिंग ये कह रहा है कि एक वायर है, एक क्या है, एक वायर है ऐसे करके, ठीक, जिसकी लेंथ है L1, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है A1 और जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। क्लियर? 20 ओम। एक वायर है जिसकी लेंथ है L1, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है A1 और जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब उसको क्या काम करा है कि उसको ड्रॉन मीन्स उसको एक तरीके से पिघला के, या फिर उसकी जो उसको पिघलाया गया, ठीक है, उसको क्या करा गया, पिघलाया गया, और उसी का ही एक और वायर बनाया गया जिसकी लेंथ क्या हो गई, दुगनी हो गई। जिसकी लेंथ क्या हो गई, दुगनी हो गई, 2L1 हो गई। तब आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है? इसको ऐसे समझो कि ये वायर था, इसकी लेंथ L1, जिसका A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको पिघलाकर एक और वायर बनाया गया जिसकी जो लेंथ है वो दुगनी हो गई। क्लियर? जिसकी लेंथ क्या हो गई, दुगनी हो गई। फिर बताना है कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। क्लियर? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वायर है और मैं इसको स्ट्रेच करा, खींचा यूं करके, और जब तक खींचा जब तक इसकी लेंथ दुगनी ना हो जाए,
जब इसकी लेंथ दुगनी हो जाएगी तब रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई? अब देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। क्लियर? अगर आप ध्यान दें, जो लेंथ है वो दुगनी हो गई तो यहाँ पर एरिया आधा नहीं हो जाएगा? सोचो, ये वायर है ऐसे करके, जब मैं ऐसे खींचूंगा, यूं करके खींचूंगा तो लेंथ दुगनी हो रही है, तो आप सोचोगे कि लेंथ दुगनी हो रही है तो रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। नहीं, अगर आप ध्यान से देखें, लेंथ दुगनी हो रही है तो जो एरिया होगा वो आधा हो रहा होगा। अगर लेंथ दुगनी हो रही है, अगर मैं इसे ऐसे करके खींचूंगा तो लेंथ दुगनी हो रही है, लेकिन जो एरिया है वो आधा हो रहा होगा। इसको समझो, ये बात समझ में आई? जब आप ऐसे करके खींचोगे तो जो एरिया होगा वो आधा नहीं हो जाएगा। जब आप एक रबड़ को खींचते हो, देखो बीच में से कितना पतला हो जाता है, मतलब एरिया क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती रहेगी एरिया घटता रहेगा। तो L यहाँ पर दुगना है तो A कितना होगा? A2 कितना होगा? A1/2, A1/2। ये वाली बात समझ में आई? अब तो बहुत आसान सा हो गया है क्वेश्चन। यहाँ पर अगर मैं आपसे R1 पूछूं तो कितना होगा? रो L1/A1, और यहाँ पर अगर मैं आपसे R2 पूछूं तो कितना होगा? रो L2/A2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइड करके आपको मिलेगा R1/R2 इक्वल टू, रो से रो तो कैंसिल हो गया, L1/A1 इंटू A2/L2। क्लियर? पहले वाला क्वेश्चन ही है बिल्कुल क्लियर, सिर्फ और सिर्फ भाषा बदल गई है और कुछ नहीं बदला। R1 की वैल्यू है 20, R2 की वैल्यू पता नहीं, L1/A1 इंटू A2 की वैल्यू है हमारी A1/2, A2 की वैल्यू है A1/2, एक सेकेंड, हाँ, और L2 की वैल्यू है 2L1, L1 से L1 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल। क्लियर? L1 से L1 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल। सो यहाँ पर मुझे मिलेगा 20/R2 इक्वल टू 1/4। समझ में आया? देखो 1/4। सो R2 की वैल्यू कितनी आई? 80 ओम। R2 की वैल्यू कितनी आई? 80 ओम। क्लियर हुआ? समझ में आया क्वेश्चन? जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। क्लियर? सो ये हमने बात करी आज रेजिस्टेंस के, उस रेजिस्टिविटी के बारे में। हमने देखा कि क्या डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में, और कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा रेजिस्टिविटी की फंडा क्या है। क्लियर? सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए, जहाँ चाहे वहाँ शेयर कीजिए। क्लियर? आज की वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय।